हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के बारे में। और इसको डिस्कस करने का एक रीज़न है, यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी नज़र आती हैं। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छी नज़र आती हैं, देन वी नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। यहाँ पर मेरा पर्पज सिर्फ आपको सिखाना है, आपने अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से चीज़ें लेनी है। और आपने एक डाइवर्सिफिकेशन भी अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करके रखना है। कम से कम मेरा कहना यह है कि 5% से ज्यादा हमें एक स्टॉक में तब तक नहीं लगाना चाहिए जहां तक आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग उस स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिश ना हो। किसी के भी कहने से हमें कभी भी कुछ भी बाय नहीं करना चाहिए। किसी के भी कहने से चीजों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और जब अपने समझदारी के हिसाब से अपनी कन्विक्शन उस स्टॉक में आए, तब हमें सिर्फ उस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। और वो भी एक लिमिट तक ही एक स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। परसेंटेज के हिसाब से मेरा कहना है कि 5% से ज्यादा अगर एक स्टॉक में ना जाए तो ज्यादा बेटर है। यहां पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी एक एएमसी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और म्यूचुअल फंड इनका मेन बिजनेस है। एसेट तो अगर हम यहाँ पर एक बार इसमें पूरी डिटेल में जाने लगे, देन जो टोटल एयूएम है कंपनी का, टोटल एयूएम कितना है? टोटल एयूएम इज 3003 बिलियन रुपीज। 3003 बिलियन रुपीज मीन्स 3 लाख करोड़ रुपीज का इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 3 लाख करोड़ रुपीज एक बहुत बड़ी अमाउंट है, दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। और इतनी बड़ी एसेट्स को मैनेज करने के लिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर्स का जो बिलीफ है, ट्रस्ट है, वो होना चाहिए। और वो हमेशा एक अच्छे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ही बनता है। तो यहाँ वो सारी चीजें नजर आती हैं। कंपनी के जो ओनर हैं, अगर मैं एक बार कंपनी के ओनर्स की बात करने लगूं, देन आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड इज द ओनर ऑफ द कंपनी। और आदित्य बिरला कैपिटल के जो फर्दर ओनर हैं वो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। और इसमें शेयर होल्डिंग आदित्य बिरला नो इसकी शेयर होल्डिंग इस कंपनीज में है। एक्चुअल में आदित्य बिरला कैपिटल के जो ओनर हैं वो कुमार मंगलम बिरला हैं। और जो ग्रेसिम सीमेंट्स है, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज है, ये सेम ग्रुप की कंपनी है जिसका अल्ट्राटेक सीमेंट भी है, जिसका आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड भी है। सो इट्स ए कॉन्ग्लोमरेट। और एक अच्छा बड़ा ये पूरा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है बेसिकली, वी ऑल नो अबाउट इट। तो मैनेजर मींस शेयर होल्डिंग यहाँ पर 50%, 50.01 यानी कि मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आदित्य बिरला कैपिटल के पास है। एंड सेकंड हाईएस्ट 36.49% शेयर होल्डिंग सन लाइफ इंडिया के पास है, जो बाहर की एक कंपनी है। उसके बाद में अगर हम एफआईआईज की बात करने लगे, एफआईआईज के पास बहुत ज्यादा नहीं है। बट लास्ट क्वार्टर में यहां पर एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है एंड 1.21% से बढ़कर 2.12 हो गई है। लेकिन डीआईआईज का उतना ही कम हो गया है, ऑलमोस्ट 5.36। यानी कि इंस्टीट्यूशंस के पास 6.5% के आसपास हिस्सेदारी है। लेकिन जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 86.5% हिस्सेदारी है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, जो नॉन पीएसयू कंपनीज हैं उनके पास 75% से ज्यादा प्रोमोटर्स के पास हिस्सेदारी नहीं रह सकती। तो यहां पर इनको अपनी हिस्सेदारी को कम करना पड़ेगा। उसकी टाइमलाइंस हैं, उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं। और पब्लिक के पास ओनली 7% हिस्सेदारी है। सो कंपनी आज की डेट में स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हम बिजनेस को लेकर अगर बात करें तो हम सबको पता है कि अभी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटीज में बहुत ज्यादा पैसा पब्लिक नहीं लगाती है। बट धीरे धीरे ये चीजें चेंज हो रही हैं। जो नंबर ऑफ एसआईपीज हैं, दीज आर ग्रोइंग एवरी ईयर, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। और जो यूथ है, जैसे ही वो जॉब करना शुरू करता है तो उसको इस बात की समझ होती है कि म्यूचुअल फंड कैसे कहते किसे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। वो एक अलग बात है कि जैसे ही जॉब शुरू होती है सबसे पहले उनका खर्चे की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन जिस इंसान को समझाया जाए कि यहाँ पर एसआईपी भी जरूरी है, तो ऐसा नहीं है कि वो इस बात को नहीं समझ पाते। तो समझ पाना अपने आप में इस बिजनेस के ग्रो करने के लिए एक पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो फेवर में है इस इंडस्ट्री के गोइंग फॉरवर्ड। जैसे अभी ऑलमोस्ट 5-6% लोग ही म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। इट्स ए बिग मींस 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। और इसमें भी जो बिजनेस बढ़ने के जो रीजन है, नॉट ओनली द परसेंटेज ऑफ पीपल, मींस मोर परसेंटेज ऑफ पीपल विल बी इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। एक तो ये तो परसेंटेज है ही, दूसरा जो पर कैपिटा अभी म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है वो भी इंक्रीज करेगा।
और जो सारा पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में चला जाता है या फिर गोल्ड में चला जाता है, सेविंग अकाउंट्स में, एफडी में जाता है, उसका भी एक बड़ा पोर्शन आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड्स में जाया करेगा, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सभी डेवलप्ड कंट्रीज में एक अच्छा बड़ा पोर्शन म्यूचुअल फंड्स में जाता है या डायरेक्ट इक्विटीज में जाता है। तो ये सिनेरियो धीरे धीरे इंडिया में चेंज हो रहा है, और इसी के चलते हुए अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस देखने लगे तो जो अपना पैसा है 920 करोड़ से इंक्रीज होते होते इट हैज गॉन अप टू 2000 करोड़ रुपीस। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे, सो इन 2017 net profit was 223 crore, then increased to 349, then 447, 494, 526 and 673 crore rupees. So every year they have been able to increase their net profitability, and net profitability has been increased to 3 times in just last 5 years। 2017 से लेकर 2022 तक 5 years में net profit 3 times हो गए हैं, और यही पेस आगे चलते हुए बनती हुई नजर भी आती है। उसका रीजन क्या है? अगर हम इसकी एक बार बैलेंस शीट को जाकर देखने लगे तो एक बात आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कंपनी के पास जितना भी पैसा है आज की डेट में 144 करोड़ एंड 2052 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 2200 करोड़, 2200 करोड़ में से 2121 करोड़ रुपीस का इनका इन्वेस्टमेंट है, और यहां पर डेट क्या है? ना के बराबर है। तो कंपनी का जो ये ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में अपना पैसा बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना भी प्रॉफिट आता जाता है उस पैसे को भी कंपनी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर पाती है। इस चीज को ध्यान से देखने के लिए कि इतना पैसा है क्या म्यूचुअल फंड्स में, तो इससे पहले जो मार्च 2021 की बैलेंस शीट थी एंड मार्च 2022 की बैलेंस शीट है, यहां पर मैंने ये रिपोर्ट ओपन की। अगर आप देखोगे 31 मार्च 2022, यहां पर 31 मार्च 2022 के नंबर्स हैं 2121। तो यहां ये 2121 जो नंबर है, बेसिकली ये सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, और एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस 197, ये जितने भी नंबर्स हैं लैक्स में हैं, तो लैक्स को अगर करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो यहां से डेसिमल को हम 2 पॉइंट्स पहले लगा लेंगे। देन 1971 करोड़ म्यूचुअल फंड्स में है, डेट सिक्योरिटीज में इनका 10 करोड़ रुपीस है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में 17 करोड़ रुपीस है, एंड एआईएफ में 16.67 करोड़ रुपीस है, एंड दिस नंबर इज 2016 करोड़। तो ये चीजें बिल्कुल साफ साफ हैं कि जितना पैसा है इन्होंने अपना यहां पर लगाया हुआ है। एक बात और यहां पर समझ में आती है कि जो ये वैल्यूएशन दिखाई हुई है कंपनी ने, कंपनी की वैल्यूएशन यहां पर प्रॉफिट और लॉस के साथ में है, यानी कि फेयर वैल्यूएशन पर है। अगर सपोज नेक्स्ट क्वार्टर में ये नंबर कम हो जाता है तो क्योंकि मार्केट नीचे आ जाए, तो इसके ऊपर जो लॉस होगा उस लॉस को अदर इनकम में दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखने लगे तो यहां पर जो अदर इनकम है, अदर इनकम जून क्वार्टर में -31 करोड़ है, जबकि इससे पहले जून क्वार्टर में ये 33 करोड़ रुपीस थी। इसके रीजन क्या है? इसके रीजन यही है कि करंट क्वार्टर में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक स्टॉक मार्केट डाउन गई है, तो इनका अपना पैसा भी डाउन गया है, और उसके ऊपर जो अनरियलाइज्ड लॉस है, क्योंकि यहां पर फेयर वैल्यूएशन दिखानी होती है तो उसको नेगेटिव माइनस माइनस में 31 करोड़ रुपीस दिखाया हुआ है। इससे पहले लास्ट ईयर क्योंकि मार्केट ऊपर गई थी जून क्वार्टर में, इस चीज को हम निफ्टीज में देख भी सकते हैं। करंट ईयर में जो ये पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, मैंने यहां पर देखा तो निफ्टी वॉज डाउन बाय 11.61%। ये सीधा सीधा इंपैक्ट नजर आता है। और इससे पहले लास्ट ईयर जो जून क्वार्टर है, जून क्वार्टर हमारा यहां से स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर और यहां जून तक, तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी यहां पर रैली आई है, और रैली आने की वजह से यहां जो प्रॉफिट था, क्योंकि ये फेयर वैल्यूएशन पर काउंट होता है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 33 करोड़ रुपीस से, यहां पर प्रॉफिट दिखाया गया, और करंट क्वार्टर में यहां पर लॉस दिखाया गया। इसी के चलते यहां हमें नजर आता है कि जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में प्रॉफिट था 155 करोड़ रुपीस का, वो अभी 103 करोड़ रुपीस रह गया है। अगर हम जनरल लेमन टर्म्स में देखने लगे, अगर हम इस बात को डिटेल में ना समझ पाए कि 33 करोड़ रुपीस का जो अदर इनकम है वो क्यों है और अभी लॉस क्यों है, अगर इस बात को नहीं समझ पाते तो हमें क्या नजर आएगा कि प्रॉफिट यहां पर कम हो गए हैं, 155 करोड़ से कम होकर 103 करोड़ हो गए हैं, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं हुई है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मार्केट। और अदरवाइज अगर हम देखें तो सेल्स यहां पर जितनी लास्ट ईयर थी उतनी ही सेल्स अभी है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका पहले था उतना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी है। देयर इज नो चेंजेस इन दैट। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लास्ट ईयर रेवेन्यू थी अभी भी सेम रेवेन्यू क्यों है, उसका भी रीजन आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में जिस प्राइस पर मार्केट चल रही थी, सेम लेवल पर मार्केट इस साल भी जून क्वार्टर में थी। तो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कितना पैसा इनके पास
एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो 3 लाख करोड़ रुपीस है। अब क्योंकि उस 3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन ही नहीं बढ़ी, तो जब वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगी तो सिनेरियो क्या होगा, जो इनकी फीस है वो सेम फीस रहेगी। अब क्योंकि मार्केट यहां से फर्दर ऊपर जाने के चांसेस हैं और सितंबर क्वार्टर में ऊपर गई भी है, तो इस बार के जो रिजल्ट्स आएंगे वो दोनों तरीके से इंक्रीज होकर आएंगे। यहां पर रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी क्योंकि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसकी वैल्यूएशन बढ़ी होगी, एनएवी बढ़ी होगी। एनएवी बढ़ने से जो परसेंटेज है दैट विल रिमेन सेम। तो अगर 3 लाख करोड़ रुपीस के ऊपर 1% की जो रेवेन्यू है, से फॉर एग्जांपल वो 3000 करोड़ आती है पूरे साल की, और यहां पर अगर ये 10% इंक्रीज हो जाए तो जो रेवेन्यू है वो भी 10% से इंक्रीज हो जाएगी। एंड बिकॉज एक्सपेंस जो होते हैं कंपनी के वो सेम परसेंटेज में यहां पर इंक्रीज नहीं होते, क्योंकि जिन लोगों की सैलरी जितनी मिल रही है वो अभी भी सेम मिलती रहेगी। जो इंटरनेट के एक्सपेंसेस हैं, कॉफी के एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं, कॉलिंग के एक्सपेंसेस हैं, या फिर जो स्टाफ के लिए अदर बेनिफिट्स हैं, वो सारे सेम ही रहने वाले हैं। जस्ट बिकॉज रेवेन्यू हैज गॉन अप इट डजंट मीन दैट एक्सपेंसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक्सपेंसेस सीधे सीधे रेवेन्यू के इंक्रीज होने से नहीं बढ़ते हैं, तो खर्चे ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। हम यहां पर भी देख सकते हैं कि जब सेल्स इनकी 1202 से इंक्रीज होकर 1405 हुई तब भी इनके खर्चे सेम रेशो में नहीं बढ़े, और जब वापस से कम हो गई तो इनके खर्चे सेम रेशो में कम नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सपेंसेस आर गोइंग टू रिमेन सेम। अगर ये मेरे हिसाब से डबल भी हो जाती है रेवेन्यू तो भी खर्चे यहां पर डबल नहीं होंगे, बहुत छोटा सा इंपैक्ट आएगा। जो फ्यू फर्दर ऑफिसेस ये ओपन करेंगे उनके वहां पर जो कुछ एम्प्लॉइज रखेंगे सिर्फ उतना खर्चा बढ़ेगा, सेम खर्चा यहां पर नहीं बढ़ने वाला है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री कि यहां पर रेवेन्यू तो लगातार बढ़ेगी लेकिन खर्चे लगातार नहीं बढ़ेंगे, और उसी का इंपैक्ट है कि जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है दैट हैज गॉन 3 टाइम्स, जबकि यहां पर रेवेन्यू 3 टाइम्स नहीं हुई है। रेवेन्यू सिर्फ 40% बढ़ी लेकिन खर्चे यहां जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहां पर 3 टाइम्स हो गए। आप साफ साफ देख सकते हो कि 400 करोड़ रुपीस से यहां पर रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, 1000 करोड़ रुपीस से इंक्रीज होकर रेवेन्यू 1400 करोड़ हो गई है। 400 करोड़ रुपीस की यहां पर रेवेन्यू इंक्रीज हुई है और 400 करोड़ रुपीस का ही यहां पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, यानी कि जितने की रेवेन्यू इंक्रीज है सारा का सारा प्रॉफिट है। अब यहां पर अगर 50% इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए तो वो 50% सीधा सीधा यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और 50% प्रॉफिट इंक्रीज होने का मतलब है शेयर प्राइस 50% ऊपर पहुंचेगा अगर करंट लेवल पर स्टॉक प्राइस एक फेयर वैल्यू पर अवेलेबल है। तो अब फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि किस रेंज में ड्राइव करते हैं, क्या पी रेशियो है और कितना नीचे आ गया है, उन सब बातों से इस बात का पता चलता है। अब अगर हम इस बात को एक बार चेक करने लगे और यहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ के चार्ट को देखने लगे, सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 21 व्हेन मार्केट वाज ट्रेडिंग एट द लाइफ टाइम हाई, क्योंकि ये सेम पीरियड है, यहां से जैसे ही इस स्टॉक ने लिस्ट होने के बाद में इट्स ए कोइंसिडेंस कि सेम टाइम से मार्केट ने लगातार नीचे जाना शुरू कर दिया और साथ में इसने भी नीचे जाना शुरू कर दिया। नाउ व्हेन मार्केट इज गोइंग टू गो बैक टू द हाईएस्ट लेवल, लेकिन अभी ये उतना ऊपर नहीं गया है, एंड दिस इज द अगेन ए सेपरेट मींस ए डिफरेंट वन मोर ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट कि यहां पर सब कुछ शॉर्ट टर्म में रैशनल नहीं होता। शॉर्ट टर्म में चीजें अपोजिट डायरेक्शन में भी चलती हैं, या फिर एक चीज बढ़ जाती है दूसरी अभी तक नहीं चल रही होती, एंड वो एक अपॉर्चुनिटी का काम करती है। व्हेन स्टॉक मार्केट इज गोइंग बैक टू द लाइफ टाइम हाई, अभी इस स्टॉक ने यहां पर लाइफ टाइम हाई तक नहीं पहुंचा है, और यही एक अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल सीधी सीधी। और ये अपॉर्चुनिटी कितने परसेंटेज गेन की है? दिस इज 52.48% गेन। मैं ये कहता हूं कि अगर पूरा 1 ईयर भी इसको वहां तक पहुंचने में लग गया तब भी ये बहुत अच्छे पैसे हैं। और इस तरह की जब हम सारी एनालिसिस कर लेते हैं तो वहां पर एक और अच्छी बात क्या होती है, से फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ये स्टॉक ऐसे ऊपर गया, फिर उसके बाद में मार्केट में थोड़ा सा डिप आया, साथ में नीचे आ गया और फिर से ऊपर, क्योंकि ये जाएगा ही जाएगा, और फिर से अगर ये इस तरीके से चलता चला जाता है मे बी, एंड माई एक्सपेक्टेशन है कि ये इसी तरीके से ऊपर जाएगा भी, इसमें इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और एक्सपीरियंस मार्केट की कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर मार्केट इस तरह से बिहेव नहीं किया, अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो शायद इतने कम टाइम में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये इतने कम टाइम में मेरे हिसाब से पहुंच भी सकता है, क्योंकि सेम तरीके से इसने गिरावट ली थी और सेम तरीके से ऊपर जाने की हिम्मत भी रखता है। और यहां पर एक चीज अगर आप देख सकते हो जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये लगातार ऊपर जा रहा है तो ये zigzag वे में जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द डाउ थ्योरी, कि यहां नीचे तक आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर ये फर्दर ऊपर गया, लास्ट वाले इसने हाई को ब्रेक किया ऊपर जाने के लिए, ये नीचे आया और नीचे से फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया, और इस बार इसने नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया,
और फिर से जब ये नीचे आया तो ये सेम सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट दी, उसके बाद में फर्दर ऊपर गया, इस बार इसने फिर से रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और काफी ऊपर गया, फिर से नीचे आया। जब नीचे आया तो जो लास्ट वाली सपोर्ट थी इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इवन लास्ट वाले रेसिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से फर्दर ऊपर गया। एंड दिस टाइम व्हेन इट इज गोइंग अप वंस अगेन, यहां से लेकर ये यहां पर गया, अब ये नीचे आने की हिम्मत भी नहीं दिखा रहा है। दिस इज द ब्यूटी एंड दैट इज द मेन रीजन टू सेलेक्ट दिस स्टॉक टुडे। ये सेम रेंज में यहीं पर ट्रेड कर रहा है। इस बार जो बायर्स हैं, जो बार बार नीचे लेकर आकर और ऊपर लेकर जाते थे, एवरी टाइम वन स्टेप बैक, टू स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप बैक, टू स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप बैक, टू स्टेप फॉरवर्ड, दिस टाइम देयर इज नो स्टेप बैक। और जब स्टेप बैक नहीं आता डाउ थियरी में, तो यानी कि वहां पर जो ऑपरेटर है उसको इस बात का डर है कि अगर स्टेप बैक लेकर गए तो शायद कोई दूसरा माल उठाकर ले जाएगा, क्योंकि स्टेप बैक लाने में ऑपरेटर को अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी मार्केट में बेचनी पड़ती है। पता चले कि जो क्वांटिटी इन्होंने बेची एक ऑपरेटर ने, दूसरा ऑपरेटर उसके माल को भरकर ले गया और जो इनकी मेहनत थी, जो जितने स्टॉक ये यहां पर चाहते थे, जितने शेयर्स ये अपने चाहते थे, उतने शेयर इनको नहीं मिले। तो यहां पर सेम लेवल पर रखकर इस स्टॉक को परचेज किया जा रहा है एंड यहां पर ये सीधे सीधे पैसे हैं। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूं कि ये सीधे सीधे पैसे हैं, हमें हमेशा जितने भी ट्रेड्स लेने हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने खुद के कंधे पर डालनी है, दूसरों के कंधों पर नहीं डालनी है। क्योंकि दूसरों की कंधों पर हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर या ब्लेम गेम खेलकर या उनको एप्रिसिएशन देकर इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा। वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इस बात को समझकर चलने की जरूरत है। तो यहां पर जब आप इस ट्रेड को अगर लेते हैं तो अपने हिसाब से लेंगे, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से लेंगे। मेरे हिसाब से यहां पर चीजों को सीख लेंगे कि किस तरीके से एक एएमसी कंपनीज में हम सारी चीजों को कंसीडर कर सकते हैं, सारे पैरामीटर्स को देख सकते हैं। एक और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हेन दिस इज मोर देन 30%, देन दिस इज एब्सोल्युटली ए फैंटास्टिक कंपनी। क्योंकि 30% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाना ये सबके बस की बात नहीं होती। और डेट इक्विटी रेशियो यहां पर 0 हो और अमेजिंग यहां पर क्रेडिबिलिटी वाले मैनेजमेंट हो, जो नीट एंड क्लीन मैनेजमेंट है। यहां पर मैनेजमेंट कौन है हम सबको पता है, आदित्य बिरला ग्रुप है, कुमार मंगलम बिरला जी इस कंपनी के ऑनर हैं। तो इन सब चीजों को समझते हुए आपने यहां पर मेरे कहने से एक काम करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, सो दैट यू कैन वॉच मोर वीडियोस, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों की हेल्प करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको सब्सक्राइब कराना है। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच। जय हिंद।